हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि क्या मैं इसमें जो करंट के क्वेश्चन हैं इन्वायरमेंट से संबंधित उनको भी इसमें इंक्लूड करें या नहीं। ठीक है, तो अभी तो ये केवल स्टैटिक के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? फर्स्ट है मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। बताना है बायोगैस का मुख्य घटक कौन है। ऑप्शन है 1 2 3, 1 3, 1 3 4 या 1 2 3 4। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? टाइम ले लीजिए अब थोड़ा सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पूछा है मुख्य घटक पूछा है। बात करें अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, तो ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे मुख्य घटक है तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होते हैं और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है चारागाह खाद्य श्रृंखला स्थल और जलीय पारितंत्र दोनों में पाई जाती है। सेकंड है अपरत खाद्य श्रृंखला के लिए प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। थर्ड है चराई और अपरत श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टॉप भी करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 2 1 3, सी है 2 और 3, डी है 1 और 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट देखेंगे कि चारागाह खाद्य श्रृंखला जो है स्थलीय भी होती है और जलीय भी होती है, तो ये सही है। सेकंड है अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये भी सही है। जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अपरद खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं। अपरद मतलब जो डिकम्पोजर वगैरह होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तीसरा है चराई और अपरद खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी नहीं होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि जुड़ी होती हैं। ठीक है, जो चराई होती है, चराई के बाद जो ये सड़ गल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 1 और 2 इसका सही है। थर्ड इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, थर्ड है जैव आवर्धन का अर्थ है, कथनों पर विचार करना है। जैव आवर्धन का अर्थ है खाद्य श्रृंखला में होने वाले दूषित पदार्थ या जहरीले रसायनों की वृद्धि होना। सेकंड है जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों का दीर्घ जीवन काल और वसा में घुलनशील होना। पूछा है कथन में कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, डी है न तो एक और ना ही दो। क्वेश्चंस क्या है? जैव आवर्धन का अर्थ है खाद्य श्रृंखला में होने वाले जो दूषित पदार्थ या फिर जहरीले रसायनों की वृद्धि होना, तो ये बिल्कुल सही है। जैव आवर्धन के कारण क्या होता है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें दूषित पदार्थ और जहरीले रसायन की वृद्धि हो जाती है। सेकंड है जैव आवर्धन के लिए जो प्रदूषकों का दीर्घ जीवन काल और वसा में घुलनशील होना चाहिए। जैव आवर्धन के लिए क्या होना चाहिए? लंबे समय से जो प्रदूषक हैं और जो वसा है वो घुलनशील होना चाहिए, तब जाके क्या होता है, जैव आवर्धन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर देखिए जैविक आवर्धन जिसका अर्थ है खाद्य श्रृंखला में होने वाले दूषित पदार्थ या विषैले रसायनों की वृद्धि। ये पदार्थ अक्सर विषाक्तता या दूषित वातावरण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके संदूषकों में भारी धातु हैं। भारी धातु कौन कौन से होते हैं? जैसे पारा, आर्सेनिक, ये ऑप्शन में एक क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भारी धातु में कौन कौन सी होती है? इसमें पारा, आर्सेनिक और कीटनाशक DDT, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल यौगिक शामिल हैं जो जीवों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है,
जैव आवर्धन को संभव बनाने के लिए प्रदूषकों में लंबे जीवन काल, जैविक रूप से सक्रिय, वर्षा में घुलनशील आदि जैसी विशेषताएं होनी चाहिए, तब जाके जैव आवर्धन होता है। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अधिकांश स्तनधारी अपने शरीर के तापमान को उसी तरह नियंत्रित करते हैं जैसे मनुष्य करते हैं। सेकंड है, मनुष्य की तरह पौधों में भी आंतरिक तापमान बनाए रखने के लिए तंत्र मौजूद होता है। थर्ड है, अत्यंत सूक्ष्म जीव ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि उनके लिए थर्मोरेगुलेशन प्रक्रिया की आवश्यकता अधिक होती है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? फर्स्ट देखें तो अधिकांश स्तनधारी अपने शरीर के तापमान को उसी तरह नियंत्रित करते हैं जैसे कि मनुष्य, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, मनुष्य की तरह पौधों में भी आंतरिक तापमान बनाए रखने के लिए तंत्र मौजूद होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। थर्ड है, अत्यंत सूक्ष्म जीव ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि उनके लिए थर्मोरेगुलेशन प्रक्रिया की आवश्यकता अधिक होती है, तो ये सही है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है केवल 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड गलत है, तो 1 और 3। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, 1 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, इसकी PDF मिल जाएगी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल वीर क्लासेस में। 5th क्वेश्चन है, फास्फोरस और फास्फोरस चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, फास्फोरस चक्र मुख्य रूप से स्थलीय होता है और स्थल पर फास्फोरस आमतौर पर फास्फेट के रूप में पाया जाता है। सेकंड है, फास्फोरस फास्फेट चट्टानों में खनिज के रूप में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है और क्षरण और खनन गतिविधियों से फास्फोरस चक्र में प्रवेश करता है। थर्ड है, फास्फोरस मुख्य रूप से जल निकायों में मुक्त तैरने वाले सूक्ष्म पौधों के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है केवल 1, 3, 1, 2, 3 या फिर 1 और 2। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन क्वेश्चंस देखेंगे। फास्फोरस चक्र मुख्य रूप से स्थलीय होता है और स्थल पर फास्फोरस आमतौर पर फास्फेट के रूप में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्थल पर जो फास्फोरस होता है वो फास्फेट के रूप में ही पाया जाता है। सेकंड है, फास्फोरस फास्फेट चट्टानों में खनिज के रूप में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है और क्षरण और खनन गतिविधियों से फास्फोरस चक्र में प्रवेश करता है, ये भी सही है। थर्ड है, फास्फोरस मुख्य रूप से जल निकायों में मुक्त तैरने वाले सूक्ष्म जीवों के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, ये गलत है। ये क्षरण के लिए नहीं होता है जिम्मेदार, बल्कि इनकी मात्रा और बढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो सूक्ष्म पौधों से क्या होता है, जैसे शैवाल है, शैवाल ब्लूम यानी एल्गल ब्लूम आपने देखा हुआ, जिसमें जल क्या होता है, रंगीन हो जाता है, तो ये उसी का कारण होता है। जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो एल्गल ब्लूम जैसा पानी का जो रंग कलर है वो रंगीन हो जाता है, तो यहाँ पर क्षरण ना होकर इसकी मात्रा को बढ़ावा देता है। ठीक है, फास्फोरस सूक्ष्म पौधों को बढ़ावा देता है, बल्कि ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 1 और 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।